द बिग पिक्चर विद आरकेएम में हम इस वक्त जुड़ चुके हैं IBS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी से। रवि सर, हमने इतना लंबा 7 चरणों का चुनाव देखा और उसके बाद जब परिणाम आए, दिन भर मंथन के बाद, चिंतन के बाद, शाम को जब प्रधानमंत्री जी सामने आए तो उनका अंदाज भी हमने देखा, दर्शकों को भी लाइव दिखाया। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जो जनादेश है वो कल ही क्लियर कर दिया गया था कि वो बीजेपी का नहीं बल्कि एनडीए के पक्ष में आया। आज दिल्ली में एनडीए का हर एक सदस्य, उसका एक प्रतिनिधि इसमें आया, दिग्गज नेताओं की मीटिंग हुई और इन नेताओं की एक तस्वीर, हम कहें अगली सरकार की पहली तस्वीर हमको दिखाई पड़ी। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह गई। ये मैसेज क्या है? देखिए पुनीत, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो तस्वीर है। उसमें एनडीए 3.0 के सारे नेता हैं और बीच में मोदी खड़े हैं और मोदी ने जो आज जैकेट पहनी है वो हाइलाइटर कलर की। अगर आपने देखे होंगे जो हाईलाइट कर देते हैं टेक्स्ट को, तो ऐसा लग रहा है कि भाई देखिए ये नेता हाईलाइटेड है, यही इस दल का एनडीए 3.0 के नेता हैं। तो अब ये इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? पिछले जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, पिछले 10 सालों में भी एनडीए की सरकार रही केंद्र में, वो एनडीए की सरकार ही कही जाती थी। लेकिन पिछले 2 टर्म से 2014 में और 2019 में बीजेपी के पास अपने बलबूते इतनी सीट थी कि वो खुद भी सरकार चला सकती थी। 282 थी, फिर 303 थी, उसे किसी सहयोगी दल की ज़रूरत नहीं थी सरकार चलाने के लिए। लेकिन चूंकि उन्होंने एनडीए को इसलिए रखा क्योंकि बीजेपी की राज्यसभा में उतनी संख्या नहीं थी कि अगर कोई क्रूशल बिल हो या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा बिल हो जिसको कि वो राज्यसभा में स्मूथली पास करा सके, इसलिए उसे अपने घटक दलों की हमेशा ज़रूरत पड़ती थी। तो ये बात थी। लेकिन इस बार 2024 ने सब बदल दिया है। अब इस बार बीजेपी अपने बलबूते पर 272 पार नहीं कर पाई। जैसा हम सब जानते हैं, उसको 32 सीटों की दरकार है अगर उसे सरकार बनानी है, सरकार चलानी है। तो जो ये 32 सीटें हैं वो वहीं से आ रही हैं जो उस फोटो में आप मोदी जी के उल्टी साइड देख रहे हैं कि नीतीश बाबू, पहले चंद्रबाबू नायडू हैं, फिर नीतीश कुमार हैं, फिर आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, एकनाथ शिंदे हैं। तो ये जो सारे नेता हैं, पीछे उनके हनुमान चिराग पासवान भी खड़े हुए हैं, एचडी कुमारस्वामी खड़े हुए हैं। हालांकि 2 ही सीट जीते हैं, लेकिन अब उनको हर इन घटक दलों की जरूरत है अपनी सरकार चलाने के लिए। तो सरकार तो बन जाएगी, उनको नेता चुन लिया गया है, वो अब अपने राष्ट्रपति के पास जाके क्लेम भी कराए हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या होंगे ये जानना। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मोदी जिस तरीके से अभी तक एक छत्र पूरी तरीके से शासन और सरकार चला रहे थे, अब उस पर अंकुश लगेगा। अब उनको किसी भी बड़े पॉलिसी डिसीजन पर या कोई भी बड़ा पॉलिटिकल मूव करना होगा तो अपने एनडीए जो उनके घटक दल हैं उनकी राय लेनी होगी, उनसे सहमति, उनके साथ मिलकर सहमति बनानी पड़ेगी। पहला चैलेंज ये है। दूसरा, अब ऐसा नहीं होगा इस बार कि सारे जो अच्छे मंत्रालय हैं वो बीजेपी को मिल जाएं। अब उनको अपने घटक दलों को अच्छे अच्छे मंत्रालय देने पड़ेंगे, जिनको आप महत्वपूर्ण मंत्रालय भी कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी उसकी मांग शुरू हो गई है कि हमको इतनी कैबिनेट बर्थ चाहिए, हमको ये एमओएस चाहिए, कौन सा मंत्रालय चाहिए, इसकी बात भी शुरू हो गई है। तीसरी, बीजेपी के जो अपना कोर एजेंडा है जिसको पिछले 10 सालों में लागू कर पाई, चाहे वो 370 को हटाना हो या 3 तलाक वाली बात हो या आपके और भी जो उनके मुद्दे थे, मंदिर बनवाने वाली बात हो, तो ये जो कोर एजेंडा जो है उसको लागू करने में, जैसे कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन करना चाहती है या यूसीसी लागू करना चाहती है, तो अब ये उस तरीके से नहीं कर पाएगी क्योंकि अब ये बीजेपी की सरकार नहीं है, अब ये एनडीए की सरकार है जिसमें इसको अपने घटक दलों के साथ मिलके चलाना पड़ेगा। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अपने घटक दल जो हैं उन पर नज़र रखनी पड़ेगी, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, उनके प्रति चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब आज ही देख लीजिए, अगर पटना से नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी एक ही फ्लाइट में थे, दोनों साथ साथ बैठ गए तो कितनी चर्चा हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार की जरा हिस्ट्री भी थोड़ी सी शेकी है। तो ये जो है, ये एक अब मतलब हमेशा से उनको इस चीज़ की चौकन्ना रहना पड़ेगा और इस मुद्रा में रहना पड़ेगा कि भैया कोई उनका घटक दल टूट के चला ना जाए, जिससे सरकार कमज़ोर ना हो जाए। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकारी जो एजेंसियां हैं जिनके उपयोग या दुरुपयोग का जो आरोप लगता रहा है मोदी के ऊपर,
हो सकता है कि उस पर अंकुश लगे, क्योंकि इस सब का असर कई राज्यों में जो रीजनल पार्टीज हैं उनके नेताओं पर इसका असर हुआ था। तो हो सकता है कि जितना अंकुश तरीके से, या कहते हैं कि ना जिसको तानाशाही रवैया बोलता है विपक्ष, उसमें कमी आएगी। अब उनको थोड़ा सबसे सहजता से मिलके हम्बली इस तरीके से सरकार चलानी पड़ेगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोदी कैसे करते हैं, क्योंकि उनका शासन चलाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये एनडीए 3.0 जो कि इस फोटो में दिख रही है, वो आखिर अगले 5 साल तक सरकार कैसे चलाएगी। बिल्कुल, तो एनडीए का ये तीसरा कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ स्पेशली नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि इससे पहले 2 सरकारें उन्होंने चलाई तो पूर्ण बहुमत खुद की पार्टी के पास में था, और ऐसे इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे ये वाकई में बड़ी बात है। इन सब के बीच नतीजों से ये भी साफ हो गया रवि जी कि देश में एक बार फिर से गठबंधन का दौर शुरू हो गया है। आपने अपनी मोदी की चुनौतियों का भी अब ये जिक्र किया, ये गठबंधन सरकार का देश की सियासत पर किस तरह का असर पड़ेगा, इस पर भी जरा बात करिए। हितेश, बिल्कुल ये वाजिब सवाल है। इस देश में इस चुनावों के बाद एक बार फिर से जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो मजबूत होकर बल्कि किंग मेकर होकर उभरी हैं। अब केंद्र में चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो कि 2 बड़ी पार्टियां हैं, ये बिना इन रीजनल पार्टीज या बिना इन क्षेत्रीय दलों के सरकार नहीं बना सकती, किसी स्थिति में भी नहीं बना सकती। इन क्षेत्रीय दलों का उनको समर्थन लेना ही पड़ेगा। और देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता जिसको चुन दे वही उसके ऊपर अपने नेता वो खुद चुनती है, अपनी सरकार वो खुद चुनती है। तो अगर उन्होंने, और कई राज्यों में अब हम देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं इनकी भी सरकार है, तो अब अगर ये मजबूत हो रही हैं तो जो केंद्र की सरकार है, अब उसको जो फेडरल स्ट्रक्चर में कहते हैं ना कि मोदी की सरकार के ऊपर कभी कभी आरोप लगते थे केवल अपनी बीजेपी पार्टी जो उनकी सरकार है उन्हीं को ध्यान देते थे, ऐसा नहीं होगा। अब इनको जो रीजनल पार्टी, जो दूसरी पार्टियों की सरकार है, उनके ऊपर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए, ये अब अपनी मनमानी भी कर सकती हैं ये, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि पहले जब चलती हैं तो सरकार चलाने में ये जो जिस मेन मुख्य पार्टी को देती हैं उसको तंग भी करती हैं। अब मैं ब्लैकमेल शब्द तो यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसी तरीके का होता है जो अपनी मांग मनवानी हो। अब जैसे कि एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आंध्र प्रदेश है और या बिहार है, बहुत समय से वो स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। तो अब अगर उनको सरकार बनाने में अगर उनकी महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थिति बन गई है तो हो सकता है कि वो इसी शर्त को माने कि भाई आप हमको स्पेशल स्टेटस दीजिए। तो ये सारी चीज़ें अब दोबारा से होंगी, क्योंकि अब जो भी सरकार है इन्हीं क्षेत्रीय दलों के ऊपर निर्भर है। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी, ये अगर पिछले 10 साल छोड़ दें हितेश, तो पिछले उससे पहले चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो या फिर चाहे वो उससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार हो या उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, ये सारी सरकारें गठबंधन में थी, क्योंकि तब ये जो भी पार्टी ने सरकार बनाई उनको कोई मेजोरिटी नहीं मिली थी अपने बलबूते पर। ये सारी जो सरकारें थी ये गठबंधन थी और इन्हीं क्षेत्रीय दलों के ऊपर ये बेस थी और चली भी। नरसिम्हा राव सरकार 5 साल चली, वाजपेयी ने 6 साल चलाया, उसके बाद मनमोहन सिंह ने 10 साल चलाया। तो ये इस देश ने इन गठबंधन सरकारों को देखा है, इन रीजनल पार्टीज की मजबूती को देखा है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बहुत मुश्किल होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि दोबारा से इन चुनावों के बाद ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये किंग मेकर बनकर उभरे हैं। चलिए, तो इन 24 घंटों में नतीजों के बाद से ये तो स्पष्ट है कि अब एनडीए की सरकार देश में बन रही है। ये गठबंधन वाली सरकारों का दौर लौट रहा है, लेकिन जिन चैलेंजेस का जिक्र अभी रवि सर कह रहे हैं कि वो चैलेंजेस शुरुआती दिन से, शुरुआती घंटों से नजर आते हैं या कुछ समय बाद इसके नतीजे, परिणाम हमको सामने देखने को मिलेंगे, देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया रवि सर आपका इस पूरे बिग पिक्चर पर बातचीत के लिए।